रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस की लेटेस्ट और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और सेट कराने वाला हूँ। आज के सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 40 और आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना। अगर आप वास्तव में रेलवे ग्रुप डी आपका टाइम बन चुका है कि आपको रेलवे ग्रुप डी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो बताओ इनमें से एक मच्छर ऐसा है जिसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, वो कौन सा हो जाएगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको दे रहा है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 2 आ जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये श्वेत क्रांति। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति है, इसका जो संबंध हो जाता है वो दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। यानी दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 3 है कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये चिल्का झील स्थित हो जाती है। 3 का राइट आंसर आपको देना है। तो चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित हो जाती है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 4 है आपके सामने कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन सी भारतीय महिला को पद्मश्री सम्मान मिला था। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नरगिस हो जाती है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं। तो बताओ किस में निहित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपको देना है। तो अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं ये संसद में निहित होती हैं। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो बताओ इनमें से कौन थी अंग महाजनपद की राजधानी। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये चंपा हो जाती है अंग महाजनपद की राजधानी। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से भाग को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भाग 3 को जाना जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि हाफ पैन कप का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये हाफ पैन कप संबंध रखता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है टेनिस से। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी जगह पर बुलंद दरवाजा स्थित हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित हो जाता है, जो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये पड़ती है लोनार झील। तो लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाती है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो भारत में जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये जनगणना की जाती है। 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो बताओ कहाँ पर ये स्थित हो जाती हैं अजंता की गुफाएं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाती है अजंता की गुफाएं। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये अकबरनामा पुस्तक की रचना की गई थी। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ इनमें से कहाँ पर थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी। 14 का राइट आंसर आपको देना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विराटनगर हो जाती है
मत्स्य महाजनपद की राजधानी। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या पंजाब 15 आ जाता है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी ये रणजीत सिंह की राजधानी। प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपको देना है कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, यानी 15 का ई ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 आ जाता है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो इनमें से एक विटामिन ऐसा है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, वो कौन सा है। वो विटामिन हो जाता है विटामिन सी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो बताओ कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताओ में से कौन सी है। 18 का आंसर आपको देना है। तो गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। तो बताओ उनमें से कौन सा था। तो ताइवान देश का जो पुराना नाम था वो फार्मोसा था। क्या फार्मोसा था। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि हीन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जब उस समय किसका शासन था जब हीन स्वांग भारत आया था। 20 का राइट आंसर आपको देना है। तो हीन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लंपट मूर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है। तो बताओ किसे जानते हैं लंपट मूर के नाम से। 21 का आंसर आपको देना है। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ में से कहाँ पर पड़ती है अवंती महाजनपद की राजधानी। तो ये उज्जैन में स्थित हो जाती है। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि बैकाल झील कहाँ है। तो बताओ में से कौन से देश में ये बैकाल झील स्थित हो जाती है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपको देना है। तो बैकाल झील ये सोवियत संघ में हो जाती है। 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये शारदा एक्ट है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शारदा एक्ट का जो संबंध हो जाता है वो बाल विवाह से हो जाता है। 24 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उनमें से किसका प्रयोग करती हैं जिससे पुराने तैल चित्र हैं वो फिर से उभार आते हैं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। 25 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। तो बताओ ये किसका है। 26 का आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है जापान से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि दाब बढ़ने से द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो दाब बढ़ने से जो द्रव्य का क्वथनांक है वो भी बढ़ता है। क्या वो भी बढ़ता है, यानी 27 का बी ऑप्शन देने वाले का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाता है आपके सामने असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर रहती। 28 का आंसर आपको देना है। तो असमक जनपद की जो राजधानी थी ये थी पोटली। कौन सी थी पोटली थी। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डकार किस देश की राजधानी है। तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी हो जाती है डकार। 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है नाइजीरिया की राजधानी डकार।
27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो यहाँ तक पसंद जरूर आई होगी। तो आप लोगों को बताना है कि 27 में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है राजसमंद झील? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित हो जाती है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बताओ कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? 31 का आंसर आपको देना है। तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है ये तारापुर में प्रारंभ हुआ था। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि पारा प्राप्त किया जाता है? तो बताओ किससे प्राप्त किया जाता है पारा? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शनिवार से पारा प्राप्त किया जाता है। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये देवताल झील स्थित हो जाती है? 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये उत्तराखंड में स्थित हो जाती है देवताल झील। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व हो जाता है? 35 का राइट आंसर आपको देना है कि 35 का राइट आंसर। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है वो चांदी हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो बताओ किसके द्वारा चेचक के टीके को खोजा गया था? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो चेचक के टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 आ जाता है आपके सामने। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा हो जाती है वो हो जाती है 30 वर्ष, यानी 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है? तो बताओ उसे क्या कहती हैं? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो उसे कहते हैं कोर सेक्टर। क्या कोर सेक्टर कहते हैं? 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है सूरसेन महाजनपद की राजधानी? 39 का आंसर आपको देना है। तो मथुरा थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? 40 और अंतिम प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का जो वेग है वो वेग भी बढ़ेगा। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।